Good morning, beta. Good morning, all of you. Let us start the class now. We will discuss about the salary and allowances of the Supreme Court judge. कल हमने जजेस की बहुत सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे क्वालिफिकेशंस, टेन्योर, रिमूवल, इसके अलावा इलेक्शन ऑफ द सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, आज हम सैलरी और अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या सैलरी होती है और क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट जज को दी जाती हैं। लेट अस वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 20, द यूनियन गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली द ऑर्गन इज जुडिशरी। ठीक है, चलिए सैलरी एंड अलाउंसेस देखते हैं। चीफ जस्टिस गेट्स अ सैलरी ऑफ 2.80 lakhs पर मंथ, यानी चीफ जस्टिस की जो सैलरी होती है वो होती है 2.8 lakhs, 2,80,000 रुपए प्रति महीना। और अदर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं दे गेट अ सैलरी ऑफ 2.5 lakhs पर मंथ, यानी 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है जजेस की, चीफ जस्टिस की 2.8 लाख। एंड बिसाइड्स दिस दे गेट ऑफिशियल रेजिडेंस, यानी उनको रेजिडेंस जो है फ्री होता है, कार, ट्रैवल अलाउंस, लीव और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जैसे प्रेसिडेंट की हमने पढ़ा था कि आफ्टर द रिटायरमेंट दे आर एंटाइटल्ड फॉर मेनी फैसिलिटीज, ऐसे ही जो जजेस होते हैं उनको भी पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जो प्रेसिडेंट को फैसिलिटीज मिलती हैं वो फैसिलिटीज नहीं मिलती है, सिर्फ पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ऑफिशियल और फ्री रेजिडेंस और एनी अदर अलाउंसेस, राइट। तो ये थी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। चीफ जस्टिस को 2.8 लाख, अदर जजेस 2.5 लाख एंड ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, कार मिलता है, ट्रैवल अलाउंस। कार के साथ साथ ट्रैवल अलाउंस का मतलब है जो भी उसमें फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके बाद लीव एंड पेंशन और रिटायरमेंट इज ऑल्सो गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट जज एंड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? सबको ये क्लियर है सैलरी एंड अलाउंसेस? बताइए बेटा, जरा चैट बॉक्स में जल्दी से मैसेज कर दीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये हमने सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। क्या उनकी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, क्वालिफिकेशन है, टेन्योर है, रिमूवल है, कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट की, ये सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे प्रेसिडेंट के हमने पावर्स एंड फंक्शंस पढ़े थे, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ पावर्स और फंक्शंस हैं। लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है ऐसे केसेस जो कि सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएं। दे कैन बी फाइल्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे कम अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं केसेस व्हिच आर हर्ड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार ही वो सुप्रीम कोर्ट में ही केस फाइल किए जाते हैं। ऐसे सभी केसेस जो हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। कौन से हो सकते हैं केसेस? बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट और वन और मोर स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, वो सभी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। यानी जो भी केस, ऐसे कई केसेस होते हैं जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। इसके अलावा या तो यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट के बीच में, या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में। इसके अलावा बिटवीन टू और मोर स्टेट, यानी दो, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो भी वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में ही वो केस फाइल किया जा सकता है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट, यानी कि एक दूसरे स्टेट, यानी जो नेबरिंग स्टेट्स होते हैं उनको उनके कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर फैसिलिटी फॉर द पीपल। तो ऐसे केसेस भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किए जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक स्टेट के हाई कोर्ट में तो वो केस फाइल होगा नहीं। जिस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के
हाई कोर्ट में ये केस फाइल होगा तो ऑब्वियसली जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसी स्टेट के बारे में जो है कह सकते हैं निष्पक्ष जो राय है या डिसीजन है वो नहीं दी जा सकती। इसलिए जो ये दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि स्टेट्स के बीच में के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व करे। क्लियर? हाई कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है। देखिए शेयरिंग ऑफ वाटर का सबसे बड़ा एग्जांपल है पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब और हरियाणा के बीच में शेयरिंग ऑफ वाटर के लिए बहुत सालों से एक केस चल रहा है जो कि सतलुज यमुना लिंक नहर SYL जो केस है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में चल रहा है रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर। इसमें पंजाब की तरफ से जो पानी आ रहा है ऐसा हरियाणा सरकार चाह रही है कि वो जो पानी है वो हरियाणा स्टेट के लिए भी यूज हो, लेकिन पंजाब इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा। तो बहुत सालों से ये केस जो है चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और आज के न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पेज पे एक न्यूज आई हुई है SYL के रिगार्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट में ही वो केस चल रहा है SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर कैनाल कि हमें जो पानी है वो दोनों स्टेट्स को मिलना चाहिए। तो अभी ये केस जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ये केस जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। ये थी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जो केसेस सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हर्ट किए जाते हैं दैट कम्स अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जो भी केसेस होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और इंटर स्टेट डिस्प्यूट, एक दूसरे स्टेट से अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज की शेयरिंग के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही हर्ट किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक बार पढ़ के देखिए बेटा, आपके पेज आपकी बुक में पेज नंबर 234 पे दिया, जरा पढ़ के देखिए जल्दी से। एक बार बोर्ड से पढ़िए और फिर आपकी बुक से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बेटा एक बच्चा लिख रहा है कि अगर मैम दो स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट हो तो वो कहाँ जाएंगे स्टेट्स? ऑब्वियसली जब दो स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है तो भी हाई कोर्ट में उन स्टेट से रिलेटेड कोई भी जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। वो दोनों ही स्टेट्स जो है अपना प्रॉब्लम लेके सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे। एक बार दोबारा पढ़िए जरा। अगर क्लियर हो गया हो तो मुझे बताइए। क्लियर और नॉट? विवेक आप अनम्यूट हो जाइए और मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है बेटा। विवेक, विवेक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, बोलो बेटा। विवेक, विवेक अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये सेकंड पॉइंट शायद आप पूछ रहे हैं तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ, यूनियन गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो भी वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाता है। क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो जल्दी से आप लोग फटाफट लिख दीजिए यस मैम क्लियर।
क्लियर है? चलिए अगला पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। आपने बुक में देखा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है। चलिए अब देखते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है। अपील्स अगेंस्ट एनी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। इसमें समझिए जरा, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से कोई केस जो है डिसाइड हो गया, यानी अपना फैसला जो है हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट ने सुना दिया, तो उस स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति जिसका ये केस था और उसके अगेंस्ट चला जाता है डिसीजन हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट का, तो वो व्यक्ति कंसर्न्ड पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल एन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के अगेंस्ट दरखास्त जमा किया जा सकता है उस व्यक्ति के द्वारा, अगर वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं। यानी हाई कोर्ट या फिर किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, उसके अगेंस्ट में वो प्रॉब्लम वो जो केस है वो चला गया है, और साथ ही अगर उसको ऐसा लगता है कि जो डिसीजन हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो सही नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के अगेंस्ट अपील कर सकता है। अपील का मतलब दरखास्त कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। और ये एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में हर तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस भी होते हैं, क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट जो डिसीजन हुए हैं हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में, वो भी केसेस लिए जा सकते हैं। ये एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है। एपिलेट मतलब रिगार्डिंग अपील अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स। ठीक है, जब हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज करता है। देखिए, अगर लोअर कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है, किसी भी अपराधी को सजा नहीं हुए इन क्रिमिनल केस, तो हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है अपराधी है, और वो अपना डिसीजन जो है वो चेंज करके उसको सजा दे देता है उस व्यक्ति को। लेकिन लोअर कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी थी, इसका मतलब है कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया। लोअर कोर्ट में सजा नहीं हुई लेकिन हाई कोर्ट में सजा हो गई, यानी लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो साइड कर दिया और हाई कोर्ट ने अपना एक नया डिसीजन दे दिया, तो भी वो व्यक्ति जिसको सजा मिली है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में कि वो अपना खुद का डिसीजन भी, किसी एक पर्टिकुलर केस में उनको लगता है कि जो हमने डिसीजन फाइनलाइज किया था वो सही नहीं था, तो उस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपना खुद का डिसीजन जो है वो भी रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन एक बार दोबारा समझिए। ये जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है, न्याय का तरीका है, उसमें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के अगेंस्ट खिलाफ अपील डाली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सभी तरह के केसेस होते हैं, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड हो, कोई भी केस हो, लेकिन लोअर कोर्ट में उसका डिसीजन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, या तो हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, तो तभी उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और जब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट का डिसीजन चेंज कर देता है, जो ओरिजिनल डिसीजन है लोअर कोर्ट के द्वारा लिया गया है, वो अगर हाई कोर्ट चेंज कर देता है, तो भी कंसर्न्ड व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाकर, और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने खुद के डिसीजंस भी रिव्यू कर सकता है, अपने खुद के पहले जो फैसले लिए गए हैं उसको भी चेंज कर सकता है। ये थी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एक बार अपनी बुक से भी पढ़िए और ये भी पढ़िए और फिर बताइए क्लियर है कि नहीं। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं।
क्लियर है बेटा? एपिलेट जुरिस्डिक्शन मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका है। देखिए, नेक्स्ट जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, जब कोई ऐसा मैटर जो कि लोगों की भलाई के लिए अच्छा होता है, डिसीजन लेना जरूरी होता है लोगों की वेलफेयर के लिए, देन द प्रेसिडेंट समटाइम्स seek the advice of the सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, उस समय प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं अगर कोई भी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हो, रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ लोअर कास्ट या फिर वुमेन रिजर्वेशन, अगर इससे रिलेटेड कोई भी पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट को लेना है, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उनकी एडवाइस ले लेनी चाहिए कि वेदर दिस डिसीजन इज करेक्ट और नॉट, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो उस समय क्या हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और है, द प्रेसिडेंट has the power whether to take that advice or not। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो वो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, यानी जरूरी है प्रेसिडेंट को मानना। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट की वो एडवाइस जो है वो माने या ना माने। अगर कोई भी जैसे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग अगर कोई कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी भी ग्रुप को अगर रिजर्वेशन देनी है और प्रेसिडेंट को लगता है कि रिजर्वेशन दे देनी चाहिए, और वो एक बार कहते हैं कि सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए इस रिजर्वेशन देने में, तो क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देते हैं कि नहीं जी रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, तो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी, नॉट टू गिव द रिजर्वेशन। लेकिन प्रेसिडेंट को लग रहा है कि वो जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट की वो मैं नहीं मानूंगा और वो रिजर्वेशन जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं दूंगा, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन ही फाइनल होगा, राइट? तो एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट वो एडवाइस माने, ठीक है, मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का मतलब सिंपली टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन इम्पोर्टेंट पब्लिक मैटर्स। ठीक है जी, एक बार पढ़िए अपनी बुक में भी और बोर्ड से भी पढ़िए और मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्लियर है कि नहीं बेटा, मेरे को बताइए जरा।
चलिए, मुझे लगता है सबको क्लियर है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल था। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगला हम करते हैं सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। बहुत ही इजी सी ये रूल है या पावर है सुप्रीम कोर्ट की। क्या है जी? सुप्रीम कोर्ट कैन सुपरवाइज ऑल द हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो इट। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है और सभी हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही काम करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सभी हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज कर सके यानी कंट्रोल कर सके और अपने डिसीजंस जो हैं उनको बता सके। क्लियर और नॉट? जल्दी से बताइए, पढ़िए बुक में भी और फिर मुझे बताइए। बताओ बेटा जी। क्लियर? अब अगला जो फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का इस वो है द सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ऑल द डिसीजंस taken by the Supreme Court are preserved in the court। यानी जो भी डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं वो सभी डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रिजर्व होते हैं और दे कैन बी cited as precedents। अब precedents का मतलब क्या है अभी बताते हैं। इन फ्यूचर कि जो भी ये तो आपको समझ आ गया कि जितने भी डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्रिजर्व होते हैं। और अब ये प्रिजर्व्ड डिसीजंस जो हैं वो किस तरह से काम में लिए जा सकते हैं कि प्रीसीडेंट्स यानी वैसा ही अगर केस फ्यूचर में कभी आता है जो डिसीजन लिया गया किसी केस के रिगार्डिंग वैसा ही कोई केस दोबारा से अगर आता है तो उसको इस केस से रिलेट करके डिसीजन दिया जा सकता है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले वाला डिसीजन। प्रेसिडेंट्स प्री मतलब पहले वाला, पहले वाले डिसीजन के अकॉर्डिंगली ही वो डिसीजन दिया जाता है कि ऐसा एक केस पहले भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उस केस में भी वैसा ही डिसीजन मिलता जुलता लिया जा सकता है। किससे? जो पुराना केस है उससे कंसल्ट करके। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही वो डिसीजन जो है प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, वो सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में भी उसको प्रेसिडेंट के रूप में देखा जा सकता है और उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जा सकता है। ये क्लियर है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेटा देखिए जरा बुक में और आपकी इस स्क्रीन पे जो भी आ रहा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में देखिए क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बताइए मुझे। क्लियर?
अगली जो पावर है वो है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कैसे? इफ anyone's fundamental right has been violated with या with की जगह due to any governmental order, then the Supreme Court protects the right and issue an order against that particular order। देखिए, जब भी कभी फंडामेंटल राइट किसी का भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के वजह से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब जो एनफोर्स किए गए हैं लॉज, उनकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हो रहा है, तो उस स्थिति में द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द ऑर्डर या इशू द डिसीजन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी गवर्नमेंट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन दे सकता है। इसका मतलब है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, किसी के भी राइट्स का वायलेशन नहीं होता। और किसी गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से भी अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो भी उसके खिलाफ डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अभी आज हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि टाइम जो है वो हो रहा है। देखो बेटा, मैंने आज जो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए। उसमें सबसे पहला था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट था एपिलेट जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट वाज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए यस मैम क्लियर, जल्दी से। क्लियर और नॉट, जल्दी बोलो बेटा। बाकी का हम कल करेंगे। अभी आपको पेज नंबर 234 यस 234 रीड करना है आज बुक में। क्लियर? बाकी का कल करेंगे। बाय बाय, गुड आफ्टरनून।